व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया लॉ पेपर जो कि है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम लोग इस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सीरियल वाइज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट को हम मतलब क्या क्या होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसके साथ हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूं सेक्शन 2H। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट को? कॉन्ट्रैक्ट is an agreement. Contract is an agreement which is enforceable by law. Enforceable by law। हमारे जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंतर्गत सेक्शन 2H क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H हम लोग को क्या डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो सेक्शन 2H क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which is इसको मैं मिटाता हूं, ठीक से लिखता हूं, which is होगा, which is होगा, which is enforceable by law। तो सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं इसके ब्रैकेट में 1872 को लिख के रखता हूं, ठीक है ना, इसके ब्रैकेट पे। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 2H क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, कैसा एग्रीमेंट, विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा लागू किया हो, मतलब लॉ ने उस एग्रीमेंट को लागू किया हो लीगली, जी हाँ ये एग्रीमेंट लागू है। कौन लागू किया है, लॉ। लॉ मतलब कोर्ट। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल किया हो, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा लागू किया हो, मतलब कोर्ट उसे लागू किया है, जहां ये एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट वैलिड है, ये एग्रीमेंट लॉ के आई के मतलब लॉ की नजर से, लॉ की नजरों से ये एग्रीमेंट सही है, यानी कि वैलिड है। उसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल किया हुआ है,
मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है, मतलब लॉ की नजरों से वो एग्रीमेंट लॉफुल है। सिंपल बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही बताता है कॉन्ट्रैक्ट को। अब हम लोग समझते हैं एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, एग्रीमेंट मतलब होता क्या है। एग्रीमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, एग्रीमेंट। तो सबसे एग्रीमेंट किसको बोलते पता है, प्रोपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। प्लस कंसिडरेशन, इसका मतलब है सपोज समझ लो दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। पहला पार्टी क्या करता है, प्रपोजल देता है, किसको, दूसरे पार्टी को। क्या प्रपोजल देता है, सपोज समझ लो मैं पार्टी ए हूं, मैं क्या प्रपोजल ले रहा हूं कि मेरे पास एक बाइक है, मैं उसको 10,000 रुपया में बेचना चाहता हूं। मैंने किसको प्रपोजल दिया, जो पार्टी बी है। पार्टी बी समझ लो मुकेश एक बंदा है जो पार्टी बी है। अब मुकेश क्या बोलता है, जी हाँ मैं तुम्हारे बाइक को 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने तो प्रपोजल दिया और जो पार्टी बी, मैं पार्टी ए, मैंने प्रपोजल दिया क्या कि मैं अपना जो मेरा बाइक है मेरे पास, मैं उस बाइक को 10,000 रुपया में बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो वो पार्टी बी क्या करता है, मेरा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्टेंस करता है। मतलब एक्सेप्टेंस कब पूरा होता है, जब बी क्या बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा बाइक को 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब इधर एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होता है जब बी मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, कि हाँ मैं एग्री हूं तुम्हारे बाइक को 10,000 रुपए में खरीदने के लिए। और कंसिडरेशन क्या पता है, मैंने जो कॉस्ट दिया, मतलब मैंने जो मेरा जो बाइक वो लेगा उसके लेने का जो कंसिडरेशन है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन। मतलब मैं जो बाइक दे रहा हूं उसके विनिमय तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना, तो वही है कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी है। देखो दोस्तों, मैं एग्रीमेंट को एक सेपरेट वीडियो में और अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एग्रीमेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A में डिफाइन किया हुआ है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इसको याद रखो, एग्रीमेंट क्या है, जहां पे प्रपोजल हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है। पार्टी ए प्रपोज कर रहा है, हाँ मेरे पास एक बाइक है 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, और पार्टी भी क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे बाइक को 10,000 रुपए में ही खरीदना चाहता हूँ, और मैं जो बाइक उसको दे रहा हूँ तो उसके उसके लिए कुछ कंसिडरेशन मुझे मिलना चाहिए। तो वो कंसिडरेशन क्या है, 10,000 रुपया, तो कंसिडरेशन भी है। तो जब ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं तो तभी हम लोग एग्रीमेंट कह रहे हैं। ये तीनों फुलफिलमेंट होना जरूरी है। अब जब ये तीनों फुलफिलमेंट होगा, होने के बाद एग्रीमेंट तैयार। अब उस एग्रीमेंट को लॉ से इंफोर्सिबल कराना पड़ेगा। अगर लॉ इस एग्रीमेंट को इंफोर्सिबल करता है तभी जाके ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिमाग में रहेगा, मैंने एग्रीमेंट तो कोई भी कर सकता है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात याद रखना। एग्रीमेंट तो भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन वो एग्रीमेंट वैलिड है कि वर्ड है वो कैसे समझे, तो वो इससे लॉ बताएगा कि हाँ वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है कि नहीं, लॉ लागू करता है कि नहीं। सपोज मैंने ऐसा एग्रीमेंट किया जो लॉ की नजरों से अनलॉफुल है। लॉ मतलब कोर्ट, कोर्ट समझ लो। मैं कैसा एग्रीमेंट किया, मैंने एक बंदा को बोला भाई तू एक रोहन नाम को बंदा को जान से मार दे।
उसके लिए तुझे मैं 50 लाख रुपया दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये क्या लॉ इन्फोर्सिबल करेगा? तुमको क्या लगता है? ये एग्रीमेंट लॉ इन्फोर्सिबल नहीं करेगा, बिकॉज ये एक अनलॉफुल एग्रीमेंट है। लॉ क्या कभी चाहेगा किसी को मर्डर करो? अगर ये बंदा मर्डर नहीं करता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, तो मैं कोर्ट के सामने जाऊंगा तो मेरा खुद का जेल हो जाएगा। उसका तो कुछ नहीं होगा, मैं खुद अंदर जेल में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जो एग्रीमेंट किया हूं वो किसी को मारने के लिए एग्रीमेंट किया हो, वो एग्रीमेंट अनलॉफुल है, वो लॉ की नजरों से इम्पॉसिबल नहीं है। सबको क्लियर है? अब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में होगा, पहले एग्रीमेंट होगा। वो जो एग्रीमेंट है, अगर तुमने जो एग्रीमेंट किया वो अगर लॉ ने इन्फोर्सिबल कर दिया तो तुम्हारा वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर? एग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या क्या एलिमेंट अनिवार्य है, जरूरत है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? चलो अब हम एलिमेंट देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। एग्रीमेंट को मैं समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, उसमें तुम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो शायद मैं होप करता हूं तुम लोग को क्लियर हो गया है, लेकिन उधर मैं सेक्शन 2E के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब हम लोग एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट को बोर्ड पे लिखता हूं। सबसे पहले क्या जरूरत है? एन एग्रीमेंट। सबसे पहले एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है आप लोग बताओ मुझे? एक तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, दूसरा क्या जरूरी है? दूसरा जरूरी है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी, कॉम्पिटेंट पार्टी। और क्या जरूरत हो सकता है? कॉम्पिटेंट पार्टी हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। दूसरा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट तो बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट। और कितना हो गया? 4 एलिमेंट हो गया। और एक एलिमेंट बताओ, और एक एलिमेंट क्या हो सकता है? और एक एलिमेंट क्या हो सकता है बताओ? एन एग्रीमेंट चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, फ्री कंसेंट तो चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? और कुछ है? और क्या चाहिए जल्दी बताओ मुझे। अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे कमेंट पे बताओ। और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी स्पेशली डिक्लेयर void। ये है एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेन एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बनने के लिए क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं जिससे कि पता चलता है हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं है। पहला क्या है? एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। दो पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है ना?
दूसरा क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टी, इसका मतलब साउंड माइंड, इसका मतलब साउंड माइंड और मेजर, साउंड माइंड और मेजर। साउंड माइंड मतलब दोनों में से एक पार्टी, कोई भी पागल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से भी एक पार्टी पागल निकला तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है कोर्ट में। दोनों में से किसी को भी मतलब किसी का भी पागलपन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी पागल नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब यही है, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए। मेजर मतलब अबव 18 ईयर्स, माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर नहीं कर सकता है, अगर एंटर करता है तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाएगा, ये याद रखना। साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो एग्रीमेंट पे जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मतलब लॉ की नजरों से वो कंसिडरेशन सही होना चाहिए। सिंपल मीनिंग मतलब फॉर एग्जांपल कैसा, जैसा मैं एक कार बेचना चाहता हूं 50,000 में, तो ये तो लॉफुल है, इसमें तो कोई गलत चीज या लॉ के नजर से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अगर किसी को बोलता हूं जी भाई मैं तेरे से एक एग्रीमेंट करता हूं कि अगर तू उस बंदे को अगर तू उस बंदे को मार 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 सकता है, अगर तू एक बंदे को मार सकता है, अगर तू, छोड़ो मैं इजी एग्जांपल देता हूं लॉफुल कंसिडरेशन का, मतलब कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल नहीं, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है ना। जो सौदा है, जो दो पार्टी के बीच में जो सौदा है वो सौदा लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी को बोल रहे हो कि मेरा गाड़ी मैं तुझे तभी दूंगा अगर तू एक बंदे को मर्डर करता है, मतलब गाड़ी देने के बदले में आप किसी को मारना चाहते हो, तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली अनलॉफुल है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका एग्रीमेंट का जो पर्पस है वो भी लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। पर्पस मतलब जो दोनों के बीच में जो आपका नाता है, मतलब जो आप लोग करना चाहते हो, पर्पस। फॉर एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, लॉफुल, लॉ की नजरों में वो सॉरी लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को चोरी करने बोल रहे हो, आप किसी को थप्पड़ मारने बोल रहे हो, आप किसी को असॉल्ट करने बोल रहे हो, ठीक है ना, आप किसी को डैमेजेस पहुंचाने बोल रहे हो, वैसा नहीं चलेगा, वो सब अनलॉफुल है, ठीक है ना। पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए, यही है थर्ड पॉइंट का मतलब। फ्री कंसेंट, दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट मतलब किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करवाना है एग्रीमेंट के अंदर, ऐसा नहीं कि तुम किसी को फोर्सफुली कुछ एग्रीमेंट पे साइन करवा रहे हो, अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा आप किसी को एग्रीमेंट में शामिल कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड के द्वारा किसी को एग्रीमेंट में इंटर करवा रहे हो, दिस टाइप, वो जो फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका मैं सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा जो इसका मतलब क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या है अंडू इन्फ्लुएंस, क्या है फ्रॉड, क्या है कोआर्शियन, सब समझ में आएगा। तो कंसेंट जो है अभी समझ लो, फ्री कंसेंट का मतलब किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करवाना है एग्रीमेंट के अंदर, तभी जाके लॉ उसको इन्फोर्सिबल करेगा। अगर किसी को फोर्सफुली बाद में जाके प्रूव हुआ कि आप जो
पार्टी को एग्रीमेंट के अंदर एंटर करवाए हो उसका फोर्सफुली करवाए, बाद में जाके वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड हो सकता है और आपके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस भी लग सकता है, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो ये है फ्री कंसेंट। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी स्पेशली डिक्लेयर वॉइड, इसका मतलब ऐसा कुछ एग्रीमेंट का पर्पस नहीं होना चाहिए जो कि पहले से है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बता दिया गया है। समझ में आ गया? एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी स्पेशली डिक्लेयर वॉइड मतलब ऐसा कुछ पर्पस परफॉर्म नहीं करना चाहिए जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से ही वॉइड बता दिया गया है। क्लियर सबको? जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 26 ये क्या बताता है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 26 क्या बताता है? रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि किसी लड़की को आप बोल दिए कि तुम मेरे बिना किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते हो। ऐसा एग्रीमेंट में आपका पर्पस है, ऐसा उस लड़की से आप एग्रीमेंट करवा लिए। तो ये एग्रीमेंट तो सेक्शन 26 में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेक्शन 26 है उसमें से पहले से पता चला है अगर ऐसा एग्रीमेंट आप करते हो तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो वो वॉइड होता है, वो वॉइड है, ठीक है ना। तो आप देख लेना सेक्शन, तो ये सेक्शन 26 बताए ऐसा पर्पस से आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। सेक्शन 27 क्या बोलता है? सेक्शन 27 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सेक्शन 27 बोलता है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब आप किसी बिजनेस करने से किसी को मना नहीं कर सकते हो। ऐसा आप किसी को ऐसा एग्रीमेंट भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो जिसमें आप किसी को बता रहे हो कि तुम ये बिजनेस मत करो, तुम ये ट्रेड मत करो, तुम ये इस टाइप का मतलब कुछ भी बिजनेस का जो टाइप है वो तुम नहीं कर सकते हो, ये एग्रीमेंट पे लिखो तुम नहीं करोगे। तो वैसा एग्रीमेंट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? वॉइड है। तो और भी है सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 23 से सेक्शन 30 तक पूरा वर्ड एग्रीमेंट क्या क्या होगा वही सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता के रखा है। तो ये भी क्लियर तुम लोग को ये पॉइंट? तो यही था हमारा एलिमेंट जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरत है, ठीक है ना। एक बात याद रखना मैं बता के रखता हूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में इसको मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में बन के आएगा और आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। एक बात याद रखना, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। क्यों? अरे भाई सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट बनता है ना, पहले तो एग्रीमेंट होता है तभी तो जाके इन्फोर्सिबल लॉ के दृष्टि से होगा फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मैं इधर कह सकता हूं जो हाँ भाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट बन गया लेकिन बाद में जाके वो इन्फोर्सिबल नहीं हुआ लॉ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बिकॉज सारे जो एग्रीमेंट है मतलब वो पहले बनते हैं, एग्रीमेंट पहले होता है फिर जाके वो इन्फोर्सिबल अगर होता है तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबको क्लियर? एग्जाम में लिख पाओगे सिंपल अपने लैंग्वेज पे? मुझे लगता है सबको लिख पाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट, यही था इस वीडियो में कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ लौटेंगे। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। टाटा, गुड बाय।